हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के बारे में। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम आसानी से समझेंगे इसे। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका यूनिट नंबर 3 चल रहा था, मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। देखो, पहला लेक्चर पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे लेक्चर पे किस पे, मोलेकुलर स्पेक्ट्रा क्या होता है उसको देखा था। आज के जो तीसरा लेक्चर है इस पे हम क्या देखेंगे, आपका बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के बारे में। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो सिंपल हेडिंग तो लग चुकी है कि बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन अर्थात बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन क्या होता है। तो देखो, एकदम आसानी से अगर समझना है आपको तो आपको यार हमारी एक एक बात को सुनना होगा। एकदम आसान है आपका बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसे समझना है तो यार आपको इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखे होने चाहिए, क्योंकि देखो पहले सबसे पहला वीडियो हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था उस पर कि जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया आपको, उसके बाद हमने आपको मोलेकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेकुलर एनर्जी के बारे में भी बताया था कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज पे बात कर ली है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो सिंपल हम यहाँ पे बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करें बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन है क्या। ठीक है, एक एक बात को समझना है तो बस समझते रहो और एक एक बात को सुनते रहो। सबसे पहले हमने लिखा इस नियम का प्रतिपादन, ये जो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन है, इस नियम का प्रतिपादन अर्थात इस नियम को किसने दिया, इस नियम को मैक्स बोर्न, ठीक है, क्या नाम है साइंटिस्ट का, मैक्स बोर्न एंड जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, मतलब मैक्स बोर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस नियम को दिया था। ठीक है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन को किसने दिया था, मैक्स बोर्न नामक साइंटिस्ट और आपके कौन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक दो साइंटिस्ट ने दिया, जिनके नाम पर ही इस नियम का नाम पड़ गया बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है मतलब अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कितनी हो, अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग वैल्यू, उस तरह से वो अप्रॉक्सीमेशन है। तो इस नियम का प्रतिपादन मैक्स बोर्न एंड जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। फिर कहा गया मोलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमणों ट्रांजिशंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। देखो, ये चीज़ें तो हमने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अर्थात कि आपका कौन सा वाइब्रेशनल, कंपन संक्रमण, और रोटेशनल मतलब कि घूर्णन संक्रमण। तो देखो, सिंपल सी बात पहले ये समझो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब पूरा हमने आपको पढ़ाया वो थोड़ा सा इस पे समझ लो। ठीक है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था पहले समझो। आपके पास कोई पदार्थ था, ठीक है, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, आप क्या करते हो, इस पदार्थ पे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस पे डालते हो, क्या डालते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इस पे डालते हो, तो क्या होता है, ये पदार्थ इस विकिरण अर्थात इस ऊर्जा का कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित करता है और कुछ भाग को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, कुछ भाग को बाहर कर देता है और इस भाग को हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं। ठीक है, किस पे ले लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं और ये जो आपका रेडिएशन यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, इसे हम क्या नाम दे देंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम नाम दे देंगे। और यदि ये स्पेक्ट्रम अणुओं का है, ठीक है, अगर ये आपका मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम है तो उसे मोलेकुलर स्पेक्ट्रा नाम देते हैं, मोलेकुलर स्पेक्ट्रा। और अगर ये आपका मान लो एटम का स्पेक्ट्रम है, एटम का, तो आपका उसे हम नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो, पहले ध्यान से जो बातें बता रहे हैं उनको समझो तो आपको ये
एकदम आसानी से समझ में आएगा। हमने आपसे कहा सबसे पहले बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखो मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एक ऐसी विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, अगर आप उस पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इस पदार्थ पे डालते हो तो पदार्थ क्या करेगा, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी अर्थात ऊर्जा है, तो पदार्थ क्या करेगा, इसके कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और इसका कुछ भाग बाहर निकाल देगा। अगर आप इसे फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लोगे तो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो सिंपल समझ लो। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया तो इस रेडिएशन की कुछ आपकी क्या होगी, तीव्रता होगी, कुछ इसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी अर्थात तीव्रता होगी और इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी। अगर आप क्या करते हो, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे भी हम स्पेक्ट्रम ही नाम देंगे। ठीक है, मतलब आपसे कह रहे हैं मान लो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, अगर इसकी आप तीव्रता कुछ होगी, जो मतलब कि कितने तीव्रता से आ रही रेडिएशन, इंटेंसिटी और इसकी फ्रिक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, अगर इसके बीच में ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। और इस पर जो बताया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पदार्थ पर डालते हो तो पदार्थ से आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है और इसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं तो ये एक आपका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम का अगर हम लोग क्या करें, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, अगर इसका अध्ययन करते हैं या इसके बारे में, इस स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें इस पदार्थ की संरचना के बारे में पता चल जाता है और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। देखो ध्यान से समझो, एकदम आसान है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे तो वो उसके कुछ भाग को अवशोषित करेगा और कुछ भाग को बाहर निकाल देगा। अब जो बाहर भाग निकलेगा उसे हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे एकत्रित कर लेंगे और ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर इस स्पेक्ट्रम का आप मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या करते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आप पदार्थ की पूरी संरचना के बारे में जान जाओगे और ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और मान लो जैसे यहाँ पे पदार्थ का मान लो आपका छोटा सा जो भाग होता है, जैसे मान लो अणु ले लिया आपने, जैसे कि मॉलिक्यूल को अणु ही तो कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा है तो उसे नाम देते हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, और अगर एटम अर्थात परमाणु का स्पेक्ट्रा है तो उसे नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, परमाणुवी स्पेक्ट्रा और इसे आणविक स्पेक्ट्रा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, देख लो, पढ़ लो। मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा समझ गए ना आप कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया कि आप समझ जाओ। ठीक है, मोलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को मोलिकुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं या मोलिक्यूल का स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो हमने वही लिखा, मोलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमण। अब बात आती है संक्रमण क्या होता है। ठीक है, ये बात भी तो आ रही होगी मन में, संक्रमण क्या होता है। तो देखो जैसे कि आपको इतना पता है कि मान लो परमाणु अगर है तो उसका केंद्र नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, इस टाइप से विभिन्न कक्षाएं या ऑर्बिट्स उपस्थित होते हैं जिन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिन पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करेगा और ये उत्तेजित होकर आपका क्या करेगा, इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। मतलब कि निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से इसके बाद वाली जो उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा होगी उस पे ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये ट्रांजिशन कहलाएगा। कैसा ट्रांजिशन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, मान लो परमाणु की संरचना तो सबको पता है, परमाणु का केंद्र नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब इस पर हम क्या करेंगे, इस परमाणु पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और क्या होगा, उत्तेजित होकर अपनी कक्षा छोड़ के क्या चला जाएगा, हाई एनर्जी वाली कक्षा में चला जाएगा अर्थात उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा और यही आपका ट्रांजिशन होगा। तो सिंपल सी ये बातें आपको केवल समझाने के लिए बताई कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, रटना कुछ ना पड़े। ठीक है, रटना ना पड़े इसलिए आपको यहाँ पे समझा दिया पूरा। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, अब इसके आगे समझो। हमने सबसे पहले पे लिखा आपका, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा कि इस नियम का प्रतिपादन मैक्स बॉर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था और मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा अर्थात अणु का जो स्पेक्ट्रा होता है, अणु का स्पेक्ट्रा समझ गए ना, तो मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रा होता है विभिन्न प्रकार के संक्रमणों अर्थात ट्रांजिशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं, वाइब्रेशनल
ट्रांजिशन को आपका क्या कहते हैं, कंपन संक्रमण, और रोटेशनल ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, घूर्णन संक्रमण, ठीक है, के कारण उत्पन्न होता है क्या, मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा। फिर कहा गया इसके अकॉर्डिंग, ये जो बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन है, इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अर्थात आपका अणु की ऊर्जा 4 प्रकार की होती है। ये जो आपका मॉलिक्यूल होता है, कोई भी अणु होता है, इसकी एनर्जी 4 प्रकार की होती है। पहला नंबर ठीक है, ट्रांजिशनल एनर्जी, तो यहाँ पे ट्रांजिशनल नहीं था, ट्रांसलेशनल था, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी था यहाँ पे आपका था ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित ऊर्जा, ठीक है। तो एनर्जी 4 प्रकार की होती है। पहला ट्रांसलेशनल एनर्जी जिसे स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं और इसे ई ट्रांस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर है आपकी अगली रोटेशनल एनर्जी अर्थात घूर्णन ऊर्जा, इसे ई रोटेशनल से प्रदर्शित करते हैं अर्थात ई ROT लगा दो, ठीक है, रोटेशनल। फिर तीसरी वाइब्रेशनल एनर्जी काल्पनिक ऊर्जा ई VIB अर्थात ई वाइब्रेशनल। फिर ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये ऊर्जाएं भी हमने इसके पहले वाले वीडियो पे जब मोलिकुलर स्पेक्ट्रा समझाया था तब सब बता दिया था। एक बार फिर से थोड़ा बहुत समझ लो सब लोग, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी को स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं और ये क्या होती है इसको भी समझ लो। देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी स्थानांतरित ऊर्जा आपकी होती क्या है, ठीक है। तो देखो मान लो आपका ये जो आपका मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर ये 3 डायमेंशन पे आपका गति करे, ठीक है, किस पे गति करे, 3 डायमेंशन अर्थात आपका तीनों विमाएं, ठीक है, 3 विमाओं पे अगर ये गति करे, जैसे आपको पता है एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है, ठीक है। इसे ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है। तो देखो अगर मॉलिक्यूल तीनों डायमेंशन में गति करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल अर्थात अणु तीनों डायमेंशन तीनों विमाओं में गति करता है, तो उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा कि आपका अगर मॉलिक्यूल ये तीनों डायमेंशन, 3 डायमेंशन समझते हो ना, मतलब तीनों विमाएं जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह से तीनों विमाओं में गति करता है, तो उसके कारण जो गतिज ऊर्जा होती है उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं। दूसरी नंबर रोटेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा। अगर ये मॉलिक्यूल अपने जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपका क्या करे, घूर्णन करे, ठीक है, ये क्या करे, घूर्णन करे चारों दिशाओं पे, इसके चारों दिशाओं पे क्या करे, घूर्णन करे अर्थात इस टाइप से चारों ओर घूमे, तो इसके कारण जो एनर्जी होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। घूर्णन समझते हो ना, अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या करिए, चारों ओर घूमे, ठीक है, चारों ओर घूमे, गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे चारों ओर घूमे, तो उसके कारण जो एनर्जी होगी उसे रोटेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर ये मॉलिक्यूल अपने ही घूर्णन अक्ष, ये इसका घूर्णन अक्ष है, अगर इसके चारों ओर घूमे इस टाइप से, तो उसके कारण जो एनर्जी होगी उसे रोटेशनल एनर्जी कहेंगे, घूर्णन ऊर्जा कहेंगे। फिर है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन पे क्या होगा, आपका ये मॉलिक्यूल जिस पे आपका वाइब्रेशन कर रहा होगा, तो उस पे जो एनर्जी होगी उसे काल्पनिक ऊर्जा ई वाइब्रेशनल कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, अभी जैसा बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो अपना कक्षा छोड़ के आगे वाली कक्षा, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा पे, हाई एनर्जी वाली पे चला जाता है, तो ये जो ट्रांजिशन कहलाता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है और इसके कारण जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पे अभी बताया था, परमाणु की संरचना नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इसके कारण जो एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये सब हमने आपको पिछले वीडियोज पे पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन को सही से समझते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें पहले बताओ सबको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। जो पिछले लेक्चर्स पे हमने बताया था वो बातें समझ में आई कि नहीं। सबसे पहला था इस नियम का प्रतिपादन मैक्स बोर्न एंड जेम्स रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार के संक्रमण जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मतलब कि कंपन संक्रमण, रोटेशनल ट्रांजिशन मतलब घूर्णन संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है और इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 4 प्रकार की होती है। पहला ट्रांसलेशनल एनर्जी स्थानांतरित ऊर्जा, और फिर आपकी कौन सी, रोटेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी काल्पनिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ठीक है। अब जब 4 प्रकार की ऊर्जा होगी तो यहां पर से कुल ऊर्जा कितनी आएगी, ई टोटल, ठीक है, लिख सकते हो। अतः कुल एनर्जी,
ठीक है, कुल ऊर्जा ई टोटल कितनी आ जाएगी, ई टोटल जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपका ई ट्रांस अर्थात ई ट्रांसलेशनल वाली, ठीक है, फिर ई रोटेशनल, फिर ई वाइब्रेशनल और फिर आपका ई इलेक्ट्रॉनिक। ये आपकी आ जाएगी क्या, टोटल एनर्जी। ठीक है, देख लो जब आपकी मतलब चारों अलग अलग ऊर्जाएं हैं मॉलिक्यूल्स की, तो अगर टोटल एनर्जी निकालो, कुल ऊर्जा निकालो, तो वो कितनी आ जाएगी, इन चारों को जोड़ देंगे बस। ठीक है, अब ये जो बोर्न ओपेनहेमर है इनके अनुसार क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है ई इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है ई इलेक्ट्रॉनिक की, फिर उससे कम होती ई वाइब्रेशनल की, फिर इससे कम होती ई रोटेशनल की, फिर इससे कम होती ई ट्रांसलेशनल की, इसकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, इसकी होती है, फिर इसके बाद इसकी होती है, फिर इसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी। ठीक है, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, मतलब ये आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर इसकी कम ऊर्जा, फिर इससे कम इसकी, इसके कम इसकी, सबसे ज़्यादा इस वाले की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस वाले की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो अगर बात करें इन चारों ऊर्जाओं में सबसे कम ऊर्जा किसकी, तो बताओ किसकी है, सबसे कम ऊर्जा इसकी है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पीछे, तो सबसे कम ऊर्जा इसकी। तो जब इसकी ऊर्जा सबसे कम है तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, इसकी ऊर्जा को एकदम नगण्य मान लेंगे। लिखते हैं यहाँ से, चूंकि आपका ई ट्रांस की एनर्जी सबसे कम है, अतः इस एनर्जी को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस एनर्जी को निगलेक्ट मान लेंगे अर्थात नगण्य मान लेंगे, निगलेक्ट अर्थात नगण्य मान लेंगे। ठीक है, नगण्य मान लेंगे। आप जब इसे नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी को हम लोग छोड़ देंगे, और जो आपका बोर्न ओपेनहेमर के अनुसार जो आपका एनर्जी का सूत्र आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग इससे क्या करेंगे, आपका निगलेक्ट कर देंगे इस वाली एनर्जी को, ट्रांस वाली को, तो यहाँ से ई टोटल इक्वल टू आ जाएगा, ई टोटल इक्वल टू आ जाएगा ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ई टोटल इक्वल टू आ जाएगा। ये किसके अनुसार है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप चाहे तो लिख लेना, पहले लिखा कि चूंकि ई ट्रांस अर्थात ई ट्रांसलेशनल की एनर्जी सबसे कम है, अतः इस एनर्जी को नेगलेक्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिख लेना, इसके बाद क्या लिखोगे, अतः बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार। ठीक है, बोर्न ओपेनहेमर, ठीक है, बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार। ठीक है, आप लोग सही से लिख लेना, अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार। ठीक है, सही से इसे लिख लेना। ठीक है, जब इतना लिख जाए कि चूंकि ई ट्रांस की एनर्जी सबसे कम है अतः इसे निगलेक्ट मान लेंगे, फिर लिखना आता बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार, और फिर लास्ट में लिख देना ई टोटल इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। ठीक है, अर्थात बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार टोटल एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी स्थानांतरित ऊर्जा प्लस आपकी कौन सी रोटेशनल अर्थात घूर्णन ऊर्जा प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात कंपन ऊर्जा का योग होगी। ठीक है, इसको छोड़ देंगे ट्रांसलेशनल वाली को। ठीक है, तो यही सिंपल आपका बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन है। इसकी कुछ बातें और रह जाती तो वो भी अभी आपको समझा देंगे। पहले इतना देख लो, इतना समझ में आया कि नहीं सबको, मतलब 4 एनर्जी होती हैं, 4 में से कुल एनर्जी इतनी आई, सबसे कम एनर्जी इसकी होती, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है, मतलब ई ट्रांस वाले की, इसकी ई ट्रांस अर्थात स्थानांतरित ऊर्जा की एनर्जी सबसे कम होती है, इस एनर्जी को नेगलेक्ट मान लेंगे। ठीक है, लिख लेना, इसलिए इस एनर्जी को नेगलेक्ट मान लेंगे। अतः बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार ई टोटल इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल, इसे सही से लिख लेना। ठीक है, तो सब लोग अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, फिर आगे इसकी कुछ बातें और बचती बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन की, तो उसे भी समझ लेते, फिर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद भी आपका बोर्न ओपेनहेमर ने कुछ बताया वो समझ लो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा बोर्न ओपेनहेमर अर्थात बोर्न और ओपेनहेमर नामक जो 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, ने बताया कि किसी मॉलिक्यूल अर्थात किसी अणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण आया था H साई इक्वल टू ई साई,
ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पढ़ा था? ये जो हमने आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ाया था, यहाँ पे H क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई क्या है? इसे साई बोलते हैं। ये क्या है? वेव फंक्शन है। और आपका E क्या है? टोटल एनर्जी। और ये साई क्या है? आपका वेव फंक्शन है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन कब आता है? जब आपका हमने क्या पढ़ाया था? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक, जहाँ H क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, अर्थात संकारक। तो इसको जिसने पढ़ा है उसको तो ये आपका याद भी होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जाके वीडियो देख लो, ठीक है। तो बोर्न ओपेनहेमर ने बताया कि किसी मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H साइन इक्वल टू E साइन का हल लगभग अर्थात अप्रॉक्स नाभिकों को स्थिर मानते हुए, ठीक है, मतलब H साइन इक्वल टू E साइन का हल जो है, अगर आपको इसको हल करना है तो लगभग नाभिकों को स्थिर मानते हुए, कि नाभिक जो है स्थिर है, स्थिर मान लो उनको, और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन को हल करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक को आपको स्थिर मान लेना और केवल इलेक्ट्रॉन को लेके आपको इस इक्वेशन को हल करना, तो आपकी इक्वेशन लगभग हल हो जाती है। और फिर इसके बाद तथा इसके पश्चात केवल न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के लिए वेव इक्वेशन को पृथक रूप से हल किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार किसी मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीट वेव इक्वेशन को लगभग हल किया जा सकता है। ये बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, ध्यान से समझो। अब हम आपसे कह रहे हैं जैसे मॉलिक्यूल्स में नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु पे नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात है कि पहले आप क्या करो, नाभिक को स्थिर मान लो और इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल कर लो। फिर उसके बाद क्या करो, आप केवल क्या करो, नाभिक के लिए निकाल लो और दोनों का अलग अलग निकल आएगा, तो इससे आप टोटल निकाल सकते हो। तो वही चीज़ कहा गया कि बोर्न ओपेनहेमर ने बताया कि किसी मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H साइन इक्वल टू E साइन का हल लगभग नाभिकों को स्थिर मानते हुए केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन को हल करके प्राप्त किया जा सकता है। पहले क्या करो, नाभिक को स्थिर मानते हुए केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन को हल करके प्राप्त कर लो, तथा इसके पश्चात इसके बाद क्या करो, इसके बाद केवल नाभिक अर्थात केवल न्यूक्लियस के लिए वेव इक्वेशन को पृथक रूप से हल कर लो, अलग रूप से हल कर लो, और इसका भी आप हल प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार किसी मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीट वेव इक्वेशन को लगभग हल किया जा सकता है। जो कंप्लीट वेव इक्वेशन, इसको लगभग हल किया जा सकता है। तो ये बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। पेपर में आता है तो बस इतना लिखना है जितना पहले बताया था, और इतना लिख देना, यही आपका बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सारे वीडियो देखना तो देखो, जब स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखोगे ना यार, तभी समझ में आएगा। मान लो पिछले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ाया, वो नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो दोनों वीडियो पहले के देखो जाके, फिर इसको अच्छे से समझो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।